ये बात खुद इस किताब में बी एन राव ने लिखी है। द मेन टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव। मेन टास्क, मुख्य काम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का, एज ही हैड पॉइंटेड आउट इन हर लेटर टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हैज वर्चुअली कम टू एन एंड। बी एन राव कह रहे हैं कि मैंने लेटर लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और कि जब जैसे डिस्कशन शुरू होता है असेंबली में, क्लॉज बाई क्लॉज के संविधान जो ड्राफ्ट बनाया ठीक है या गलत है, जो भी स्थिति है, तो उस स्थिति में वो कह रहे हैं कि मेरा काम खत्म हो चुका है, कम टू एन एंड। ये बी एन राव की किताब में है, उसी में लिखा हुआ है। फिर मैं आपको लैंग्वेज पढ़ता हूँ। विद द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिजी ओवर द डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गाइडेड बाय द ड्राफ्टिंग committees, the main task of the constitutional advisor, as he had pointed out in his letter to the president, has virtually come to an end। उनकी जो भूमिका जो भी थी बी एन राव की, वो 48 के मई जून में ख़त्म हो चुकी थी। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि संविधान के मेकिंग में शुरू से एंड तक बी एन राव सलाहकार नहीं रहे। वो खुद ही कह रहे हैं मेरा काम खत्म हो चुका है, जो मुझे करना था। अब जो संविधान सभा में जो डिबेट होगी, प्रपोजल पास होगा, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द संविधान सभा, उनका तो रोल ही नहीं है कोई भी। ये जो लोग कह रहे हैं कि बी एन राव संविधान निर्माता थे, बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे, उन्हें मुझे लगता है कि संविधान के मेकिंग में और बी एन राव और बाबा साहब का संविधान के मेकिंग में क्या भूमिका थी शायद ज़्यादा पता नहीं है, या पता है तो उन्हें जानबूझ करके वो तथ्यों को और चीज़ों को तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बाबा साहब को जो कद है लंबे समय से चला आ रहा है, और वो उनके विचारों को कद को कैसे डाउन किया जाए, और दूसरे लोग हैं जैसे बी एन राव है या कोई और है, उनको उनके कद को कैसे ऊपर किया जाए। तो देखो लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बी एन राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो उनका योगदान सभी का है। संविधान सभा में जितने भी लोग थे, जितने मेंबर्स थे, सभी का कुछ ना कुछ योगदान जरूर है। बी एन राव साहब भी जो है, क्योंकि संविधान सभा के संविधान सलाहकार थे, तो इसमें कोई शक नहीं, फर्स्ट ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था। वो कहते भी हैं, मतलब, और बाबा साहब ने भी अपने लास्ट की स्पीच में कहा है कि फर्स्ट ड्राफ्ट जो था वो बी एन राव साहब ने बनाया था, और कच्चा मसौदा। उसमें जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कितने आर्टिकल्स थे उस वक्त जब बी एन राव साहब ने संविधान के कच्चा मसौदा, और कितने इसमें शेड्यूल होती हैं संविधान में, आर्टिकल्स होते हैं, तो आर्टिकल्स कितने थे, इस बात का जवाब भी बाबा साहब ने लास्ट की स्पीच में दिया हुआ है। अगर आप इस लास्ट की स्पीच उनकी देखें संविधान सभा में, जब लास्ट में, तो उन्होंने ये बात बताई है। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि उससे पता चलेगा क्या पोजीशन है। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और बी एन राव जो थे तभी भी जून जुलाई में शायद संविधान सलाहकार बनाए गए थे। उस वक्त बाबा साहब ने बाद में ये कहा है कि इसमें 11 सेशंस हुए हैं, टोटल संविधान उसमें 11 सेशंस हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट 6 सेशन जो है वो कमेटी की रिपोर्ट, यूनियन पावर्स, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के संबंध में चर्चा हुई है। उसके बाद जो 7th सेशन, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th सेशन, ये जो सेशन हुए हैं वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कंसीडरेशन के लिए हुए हैं। वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आप फिर समझ लें। अगर ड्राफ्ट बना तो ड्राफ्ट वो सही था, गलत था, अमेंडमेंट आएंगे, नहीं आएंगे, प्रपोजल पास होंगे, नहीं होंगे, कितना होगा, ये सारी की सारी बातें जो हो रही हैं वो 7th सेशन से शुरू हो रही है। तो यानी आप समझिए कि संविधान तब से बनना शुरू हो रहा है मेन, क्योंकि 7th सेशन से। तो इसमें बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि 7th सेशन टू 11th सेशन वर डिवोटेड टू द कंसिडरेशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दीज 11 सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैव कंज्यूम्ड 165 डेज। 165 दिन चला ये, लास्ट के 165 दिन, 26 नवंबर 1949 से 165 पहले दिन कर लीजिए आप, तो यानी कि 48 से समझ लीजिए आप, और 49 तक। और इसमें 114 दिन, 114 डेज जो है वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिडरेशन में खर्च किए हैं संविधान सभा ने। देखिए, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब ये कंसिडरेशन चल रहा है 7th सेशन से और 11th सेशन तक, तो बी एन राव कहाँ थे? दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। बी एन राव साहब की जो किताब है ना, वो खुद ही लिख रहे हैं इसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। आप इसको फोटो ले सकते हैं इस किताब का, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। बाई बी एन राव, एडिटेड बाई बी शिवा राव उनके भाई थे, उन्होंने एडिट की है, और राजेंद्र प्रसाद ने इनको जो है फॉरवर्ड भी किया है। इस किताब में ही
बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि बी.एन. राव का सिर्फ फर्स्ट 2 ईयर्स 1946 और 1949, 1946 के बाद 7 और 48 में आप समझिए मई जून के आसपास तक उनका काम खत्म हो चुका था। ये बात खुद इस किताब में बी.एन. राव ने लिखी है अपने अपने उसमें कमेटी रिपोर्टों में, जो उन्होंने प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया था, जो एग्जैक्ट किया था बताता हूँ आपको। बड़ी इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो समझने का है कि संविधान के निर्माण में आखिर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। इसमें लिखा हुआ विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिजी ओवर द डिटेल्ड कंसिडरेशंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल प्रोविजंस जो ड्राफ्ट आया हमारे पास में, अलग अलग कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद जो ड्राफ्ट बना, उस ड्राफ्ट पे अब कंसिडरेशन होता है असेंबली में क्लॉज बाई क्लॉज, एक एक क्लॉज पर कंसिडरेशन होगा। उस पर अमेंडमेंट मूव हुए हैं, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताए कितने अमेंडमेंट मूव हुए हैं, कितने अलाउ हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं। तो सारा का सारा जैसे पार्लियामेंट में अब डिबेट होती है लॉ बनते समय, सेम पोजीशन वहाँ पर से जैसे लॉ को भी बनता है, अभी भी जो लॉ बन रहा है पार्लियामेंट में या स्टेट की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, तो सेम तरीके से प्रोसीजर संविधान बनने का फॉलो हुआ है हमारे देश में। तो देखो ये कह रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिजी थी डिटेल डिस्कशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के डिटेल डिस्कशन में, गाइडेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब उसके चेयरमैन थे, पता ही है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी गाइडेंस में उस ड्राफ्ट का कंसिडरेशन चल रहा है अब संविधान सभा में। द मेन टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी.एन. राव। मेन टास्क, मुख्य काम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का, एज ही हैड पॉइंटेड आउट इन हर लेटर टू द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हैज वर्चुअली कम टू एन एंड। बी.एन. राव कह रहे हैं कि मैंने लेटर लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और कि जब जैसे डिस्कशन शुरू होता है असेंबली में क्लॉज बाई क्लॉज के संविधान जो ड्राफ्ट बनाया ठीक है गलत है जो भी स्थिति है, तो उस स्थिति में वो कह रहे हैं कि मेरा काम खत्म हो चुका है, कम टू एन एंड। ये बी.एन. राव की किताब में है, उसी में लिखा हुआ है। फिर मैं आपको लैंग्वेज पढ़ता हूँ। विद द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिजी ओवर द डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गाइडेड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटीज, द मेन टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एज ही हैड पॉइंटेड आउट इन हिज लेटर टू द प्रेसिडेंट हैज वर्चुअली कम टू एन एंड। उनकी जो भूमिका जो भी थी बी.एन. राव की, वो 48 के मई जून में ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद फिर शुरू हो रहा है 49 तक, 26 नवंबर 49 तक संविधान में देखो अमेंडमेंट होना और जो भी होना। तो देखो कच्चा मसौदा क्या होता है, आप मुझसे कहो संविधान में आज आपको 10 दिन में कच्चा मसौदा बना के दे दूँगा, 10 दिन से ज़्यादा ही लगेगा। तो उन्होंने कुछ बना के दिया, वो उसका पार्ट भी नीचे अपेंडिक्स भी लगी हुई है इसमें इस किताब। तो ब्रीफ में नो डाउट बी.एन. राव की अपनी भूमिका है, उनका अपमान करने की ज़रूरत नहीं है, उनका सबका अपना अपना उसमें पार्ट रहा है संविधान मेकिंग में, इनका भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। लेकिन ये संविधान सभा के भी मेंबर भी नहीं थे, और दूसरा क्या कि संविधान सभा में जो क्या स्थिति है, इनकी भूमिका शुरू के 2 साल, और 2 साल में देखो ड्राफ्ट क्या होता था उस वक्त जो है कि ये इन्होंने एक कच्चा मसौदा बनाया, उसके बाद अलग अलग 22 कमेटियाँ बनी हैं। वो 22 कमेटियाँ के फंडामेंटल राइट की कमेटी के संविधान में जो राष्ट्रपति की भूमिका क्या हो कि जुडिशरी की भूमिका क्या हो, तो जो कमेटियाँ अपनी अपनी अलग अलग उनके चेयरमैन हैं, मेंबर्स बने हुए हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी एक अलग है उनकी उसमें से ही, तो वो अपना अलग अलग तरीके से संविधान राइट पर अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं संविधान सभा को, ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्टिंग कमेटी वो सब चीज़ों को देख करके उनको ड्राफ्ट के रूप में करके लास्ट में आपको एक बात और बता दें, संविधान के निर्माण में संविधान सभा के नहीं देश के लोगों का भी योगदान है। ऐसे योगदान होता है, संविधान या कानून कभी कोई बनता है, इसमें भी ऐसे हुआ है कि जब ड्राफ्ट बन गया तो ड्राफ्ट जो है पब्लिक के लिए ओपन किया गया कि पब्लिक को कोई सजेशन देना हो, कुछ करना हो, करीब 1-2 महीने तक पब्लिक के पास रहा, तो सजेशन पब्लिक के जो भी आए, आम पब्लिक को भी सजेशन दे सकती है, वो सजेशन इंकॉर्पोरेट किए गए और करने के बाद में फिर फाइनल ड्राफ्ट बना। तो बी.एन. राव साहब की भूमिका जब खत्म हो चुकी है, जब डिस्कशन चल रहा है संविधान सभा में कि कौन सा आर्टिकल ठीक है, किस में क्या वर्ड जोड़ा जाए, आर्टिकल कैसे रखा जाए, कैसे रखा नहीं जाए, अमेंडमेंट्स देखो बाबा साहब बताया कितने अमेंडमेंट मूव हुए हैं, उस वक्त वो वक्त खत्म, उनका काम खत्म हो चुका था। 1 साल पहले ही खत्म हो गया, 1.5 साल पहले खत्म हो चुका, उनका काम नहीं था, वो खुद ही अपने उसमें कह रहे हैं, उनकी किताब में खुद कह रहे हैं। जो जिस किताब को 1960 में उनके भाई ने एडिट करके लिखा हुआ है, उस किताब में ही वो खुद कह रहे थे। आप इसको चाहे कॉपी इसको फोटो भी ले सकते हैं, लेना चाहते हो इसका ना। ये सबसे बड़ा प्रूफ है
कि संविधान के मेकिंग में शुरू से एंड तक बी एन राव सलाहकार नहीं रहे। वो खुद ही कह रहे हैं मेरा काम खत्म हो चुका है, जो मुझे करना था। अब जो संविधान सभा में जो डिबेट होगी, प्रपोजल पास होगा, ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द संविधान सभा, उनका तो रोल ही नहीं है कोई भी। और आपको बताओ ये ICS ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विस, अब IAS बोलते हैं, तब इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था अंग्रेज ज़माने में, तो उसके मेंबर रहे। लेकिन वो भी 44 में इनकी रिटायरमेंट हो चुका था, उसके बाद बने हैं। जब संविधान सभा में ये संविधान सलाहकार बने थे तब ये जो है ICS ऑफिसर नहीं थे। वो 44 में इनका रिटायरमेंट हो गया, किताब में ये भी लिखा हुआ है। 1944 में ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम द ICS सर्विस। फिर इसमें उन्होंने जो संविधान सलाहकार बनाया गया था इनको, तो तभी ICS ऑफिसर नहीं थे, रिटायरमेंट के बाद की बात है। इसके बाद फिर ये जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। इसके अलावा इनका योगदान है, UNO में गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये जज भी रहे हैं हमारे इंडिया से, हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। इनके बहुत सारे योगदान है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो हिंदू कोर्ट बिल बाद में बना है, उसकी कमेटी के चेयरमैन 1941 में यही बने हैं। उसके बाद 44 में एक दूसरी कमेटी और बनी है, उस कमेटी में भी यही चेयरमैन थे बी एन राव। हिंदू कोर्ट बिल के क्या बताया था आपने? मतलब हिंदू कोर्ट बिल जो बना है ना, ऐसा था कि बाबा साहब ने जो रिजाइन किया था हिंदू कोर्ट बिल को लेकर के जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में, उससे पहले 1941 में, देखो मैं, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करें। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या हुआ था, ये जो महिलाओं को राइट्स देने की बात थी, ये कब से शुरुआत हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ ये मैं तो आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ 18 फरवरी 1939 मिस्टर अखिल चंद्र दत्ता, ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया, एमेंड टू हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। 1937 में हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट बना था। उस एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए 1939 में अखिल चंद्र दत्ता ने एक बिल मूव किया। उस बिल के बाद क्या होता है कि उन्होंने कहा कि भाई वुमेन्स को राइट की आवश्यकता है, डॉटर्स को जो है ना राइट ऑफ इनहेरिटेंस देने की ज़रूरत है। उस बंदे ने ये बात पहली बार रेज करी, जो इससे पता चलता है हमें। ये होम डिपार्टमेंट का, ये गवर्नमेंट इंडिया का नोटिफिकेशन है, रिजोल्यूशन है, जिसके तहत ये काम हुआ है। तो इसमें ये कह रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये बात ठीक कह रहा है, और इसने फिर ये कहा कि भाई इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, मासिक सेलेक्ट कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसको मानेंगे। लेकिन सरकार ने मना कर दिया। लेकिन ये बात ऐसे किया कि हम इस सेलेक्ट कमेटी को तो नहीं भेजेंगे वो, लेकिन हम एक उसने कहा एक वादा करते हैं कि कमेटी अपॉइंट करेंगे, और वो कमेटी जो है इस पर डिसाइड करेगी। तो कमेटी अपॉइंट करी 1941 में। वो कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन थे, ये बी एन राव थे, इसमें कोई शक नहीं है। उस सेंट्रल गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट ए कमेटी। कमेटी का एग्जामिन कमेटी को हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 में अमेंडमेंट के लिए 4 बातें थी जो बिल को उसमें इंट्रोड्यूस करना था। तो वुमेन्स के राइट के संबंध में भी ये जो 1938 से जो शुरुआत 37 में लॉ बना है, उसके बाद 38 में जो दत्ता करके कोई जो है अखिल चंद्र दत्ता, जो आपने साथ नाम सुना नहीं होगा इनका मेरे ख्याल से, सर किसी भी नहीं सुना होगा, तो इन्होंने बिल मूव किया था, लेकिन वो मना कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन उसे वादा किया कमेटी अपॉइंट करेंगे, कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो कमेटी बी एन राव के नेतृत्व में बनाई गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। उसने फिर एक कमेटी दोबारा और बनी 44 में, वो 2 कमेटी बनी है। उस कमेटी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स ऑफ द हिंदू लॉ कमेटी। तो वो रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे राइट देने के लिए उसमें रिकमेंड किया गया था। फिर बाद में फिर संविधान के बाद बाबा साहब आए, उन्होंने भी उसको आगे बढ़ाया, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। सर इसमें अगर बी एन राव का भी सहयोग था बिल्कुल बिल में, तो बाबा साहब के पुतले क्यों फूके, इनके क्यों नहीं पुतले फूके, इनका हाँ, तो ये एक अलग बात है। उस वक्त क्या था, इनकी कमेटी की रिपोर्ट थी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में दैट बिल वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। बिल आपको पता होगा, बाबा साहब ने भी जब कोशिश करी थी तो बिल पास नहीं हुआ, तो रिजाइन कर दिया। पार्लियामेंट ने मना कर दिया, जवाहरलाल नेहरू भाई अभी पास नहीं करेंगे, विरोध चल रहा है। लेकिन बाद में वो बिल पास हुए, बाद में पास हुए 3-4 साल के बाद में। तो जब बिल पास हो रहे थे, इनका काम पास करना नहीं है लॉ, इसका काम कमेटी की रिपोर्ट देना है। इन्होंने रिपोर्ट पक्ष में दी थी या विरोध में? पक्ष में दी थी, बिल्कुल पक्ष में दी थी। उन्होंने कहा है, इन्होंने एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि लोगों ने ऑब्जेक्शन क्या किए थे कि हमारा धर्म संकट में आ जाएगा। ये सब पैरा है इसमें, बड़ा अच्छा डिस्कशन है इसमें, बहुत बेहतरीन लंबी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, इसे कभी डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो इसमें एक ऑब्जेक्शन ये था कि भाई धर्म डेंजर में, ये हेडर लिखा हुआ है, और उसने बी एन राव ने कहा है धर्म डेंजर में नहीं है,
उसने बाकायदा अपने तर्क दिए हैं, वो एक लंबी चौड़ी इसकी हिस्ट्री है और बहुत सारे उनके जो सर ये तो बी.एन. राव साहब की बात होगी, लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बाबा साहब देखो, आज़ादी में या अंग्रेजों के साथ रहे, उनका कोई नहीं ऐसे आरोप भी लगाए नहीं, जा रहे हैं बाबा साहब। ये सब गलत है, मतलब ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाबा साहब का हर तरीके से बहुत अच्छा संविधान में और वैसे उससे पहले भी, और गरीबों को और दलितों के और जाति शुल्क कास्ट के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, आपको पता ही है, वैसे भी और बाद में भी किया, और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका है। तो हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको इस संबंध में, ये भी आप थोड़ा नोट कर लें इस बात को भी, कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए संविधान क्या प्रस्तावना देखें, प्रियम्बल संविधान क्या कहते हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, लास्ट में जाता हूँ, पूरी पढ़ूंगा नहीं मैं, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो संविधान के बनाना जो है, बनाया किसने है, हमसे पूछें, भारत की जनता ने। जनता के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? अब जो लॉ पास होता है, जो ही लॉ पास हो रहा है हमारे देश पार्लियामेंट में, वो कौन बना रहा है? पार्लियामेंट मेंबर एमपी जो बिल अपना बना रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि हैं। तो कंसेप्ट ये है कि सारी जनता 140 करोड़ जाकर थोड़ी वोटिंग करेगी हर एक लॉ पे। तो ये इसके बदले में जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं, वो अपना वोटिंग करेंगे, जनता के द्वारा बना हुआ कानून ही माना जाता है, अदरवाइज लीगली पोजीशन यही है। तो संविधान को जो बनाया है, संविधान सभा में जो प्रोसीजर था, पूरा सेम प्रोसीजर था। बाबा साहब की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका थी, सारे क्वेश्चंस का जवाब, कोई अगर अमेंडमेंट तो 2004 उन्होंने में उसमें तो कितने अमेंडमेंट थे, उन अमेंडमेंट में से कितने अमेंडमेंट बाबा साहब ने उसको पक्ष में या अगेंस्ट ही उन्होंने कहा है, ऊपर प्रपोजल पास हुआ है, फिर वो उसका संविधान का पार्ट बना नहीं बना, पर जो प्रस्ताव पास हो गया तो बन गया पार्ट, प्रस्ताव अगर डिक्लान हो गया तो पार्ट नहीं बना। ये सिस्टम लंबे समय से, तो इसमें बताऊँ 1.5 साल के पीरियड में करीब ये जो चले हैं 7 से 11 सेशन तक, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो बताता है इनका लेटर, उसमें उनकी तो पहले कोई भूमिका ही नहीं है बी.एन. राव की। तो संविधान के निर्माण में शुरू से एंड तक कोई बंदा रहे हैं तो रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सर बाबा साहब को संविधान का रचयिता बनाने में मजबूरी थी या फिर उनका हुनर देखकर बनाया गया? नहीं, मजबूरी नहीं थी, हुनर था इसमें। देखो संविधान सभा में मेंबर तो बहुत सारे थे ना, मेंबर रह सकते थे, और मेंबर रह सकते, उन्होंने ये बात कही हुई है अपने स्पीच में, लास्ट की स्पीच में ये बात कही हुई है कि उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा कि संविधान सभा में तो वो आगे चुन के, अब संविधान सभा में कमेटी के मेंबर होंगे नहीं होंगे, फिर कमेटी का ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर बनाया, तो उन्होंने लिखा है कि मुझे थोड़ा सरप्राइज़ हुआ। फिर बाद में तो और सरप्राइज़ हुआ कि मुझे ये इनकी बाबा साहब खुद की स्पीच पढ़ रहा हूँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा। फिर जब मैंने देखा कि मुझे ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बना दिया तो मुझे और सरप्राइज़ हुआ। तो उन्होंने अपनी बात लास्ट में बात किया रखी। देखो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे, आपको पता ही है, विदेशों में पढ़े हैं, बहुत सारा काम किया हुआ। उससे पहले भी सब जो गोलमेज सम्मेलन में मिशंस जो आ रहे हैं हमें विदेशों से, सभी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि लॉ ऐसे बनना चाहिए था। संविधान बनते समय आपको पता होगा उस वक्त भी जब पहले संविधान सभा के मेंबर नहीं थे तो उन्होंने कुछ संविधान बनाकर अपने तरीके से बना के दिया भी है। पवन पाठक जी है, वो कह रहे बाबा साहब ने तो कोई केस ही नहीं लड़ा, कैसे वकील हो? बहुत सारे केस लड़े मेरे पास, मैं दिखाऊँ आपको, अभी दिखा रहा हूँ आपको। अरे मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, नोट कर लो लोग। सारे केसों का पूरा जिक्र कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट की साइट पे बाबा साहब के सारे जजमेंट जितने भी वो पेश हुए हैं, वो सारे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल पर उस वक्त, वो सारे इसमें अवेलेबल है। मैंने उसमें कई पढ़ रखे हैं। मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा, 18 के आसपास तो केस बने जो रिपोर्टेड है। सीधी सी बात ये है कि वो नहीं चाहते कि संविधान, क्योंकि अब मोदी जी हार गए इस बार इलेक्शन में, लग गया संविधान का कितना जोर है, संविधान को बिना लिए चलेंगे या संविधान को बदलने की बात करेंगे तो सरकार भी जा सकती है, और गई भी। भाई मेजोरिटी में तो मोदी जी आए नहीं ना, सिंपल सा मतलब है। तो उसकी वजह से मोदी जी बहुत बड़ा दबाव था, तो संविधान को तो मान के चलना ही पड़ेगा उनको। ऐसा उन्हें एहसास हो गया, पहले एहसास नहीं था, क्योंकि आप पता होगा 2010 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तभी उन्होंने संविधान संशोधन समिति का नाम किया था, उसका गठन किया था कि संविधान को कैसे बदला जाए। और संविधान जब लगा कि संविधान बदला ही नहीं जा सकता और बीजेपी हार भी सकती है, मोदी जी अल्पमत में आ गए, अपने बलबूते में ले पाए, तो संविधान को उनको रखना है, पूजा भी कर सब कुछ करना है। अब संविधान का श्रेय किसको जा रहा है? उस श्रेय को हम बाबा साहब से हटा करके अपने किसी जाति से रिलेटेड जो राव साहब तो ब्राह्मण थे, बात ही नहीं कोई, उनको देने की कोशिश है, और कोई इसमें बात नहीं है। संविधान को बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि देखो संविधान, आप मुझसे पूछें कि संविधान दूसरा नहीं बन सकता फिलहाल। कोई संविधान सभा गठन करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ने
1973 में 1975 में जो केशवरन भारती का जजमेंट है, उसमें तो पार्लियामेंट से कह दिया आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान के मूलभूत स्ट्रक्चर में भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जब संविधान की मूलभूत स्ट्रक्चर में चेंज सब करने की पावर पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली है, अब नहीं, आज से करीब जो है 55 साल पहले। तो संविधान में जब ये भी कहा कि सारे एमपी बैठ जाएं, एक मत से कह दें, तब भी जुडिशरी की पावर कम नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट के बहुत से आर्टिकल्स उसको चेंज भी नहीं कर सकते, प्रेस की भूमिका को कम नहीं करते, धर्मनिरपेक्षता को कम नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है। जब संविधान में संशोधन भी नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, तो संविधान बदल कह सकते हैं, क्योंकि संविधान से शक्तियाँ ले रही है सारे कुछ। जो सरकार बन रही है, मोदी जी या कोर्ट है, जो भी है, वो संविधान से पावर लेते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब संविधान नहीं होगा तो संविधान जिसे पावर ले रहे हैं उसको ही पूरा ख़त्म कर देना, नया संविधान बनाना, ये मेरे साथ संभव नहीं है। ये ऐसा हो नहीं सकता, ये सब झूठ है मतलब, और ये अननेसेसरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात ये भी है कि सरकार बहुत सी ऐसी भी आती है तानाशाही काम करती हैं, तो वो कर सकते हैं। तमाम बाबा तो संविधान बनाकर घूम रहे हैं। वो संविधान मेरे पास भी है, मैंने पढ़े हैं। वो संविधान जो है मैं आपको दिखाता, 6 संविधान तो मेरे नोटिस में है, 6 संविधान मेरे नोटिस में जो बना रखे हैं, जिसमें एक तो जो है बीजेपी की जो विंग है, क्या नाम है उसका, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका बनाया हुआ है, और बाबा के संविधान बने हुए हैं। और देखो वो बात मैं बताऊँ आपको, किताब मेरे पास इस वक्त यहाँ पे है नहीं, मेरे घर पर रखी हुई है। एक किताब की मैं चर्चा कई बार करी है, और वो किताब का नाम है द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। नाम क्या है? कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आर सेन गुप्ता करके कोई है, ये जहाँ तक मेरी जानकारी में बीजेपी RSS से रिलेटेड मसला है। अब देखो इस किताब का ये ऊपर क्या बना हुआ है, ब्रिटिश काल में ये झंडा होता था उनका, इस तरीके का। तो बताने की कोशिश किया है कि संविधान ये कैसा है, औपनिवेशिक संविधान है। मतलब ये संविधान जो है वो हम भारतीयों ने नहीं लिखा है, ये संविधान की जो एक तरीके से अंग्रेजों ने इनके द्वारा लिखवाया है। ये इस किताब में कहने की कोशिश है कि कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो प्राइम मिनिस्टर के जो सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार, जो भी एक्सपायर करके, उन्होंने भी ये कहा था कि संविधान को तो है, ये तो कॉलोनियल संविधान है, अंग्रेजों का बना हुआ संविधान है, इसमें भारतीयों की रोल नहीं है, संविधान को बदलने की आवश्यकता है, और पुराना भी हो चुका है, अमेंडमेंट बहुत सारे हो चुके हैं। उन्होंने कहा था, आपको पता होगा मेरे ख्याल से, विवेक देवराय, वो अब एक्सपायर कर गए। तो विवेक देवराय जो है वो, क्योंकि संविधान इसी तरीके लोगों के द्वारा, ये जो अब ऐसा व्यक्ति जो सलाहकार हो प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक सलाहकार कमेटी का, वो संविधान बदलने की बात करें, संविधान दूसरा बनाने की बात करें। और ये किताब जो है, इसका मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख बहुत देखता हूँ, उस बंदे के बहुत लेख आते हैं। और देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है किताब की बता रहा हूँ मैं आपको, एक किताब जो है 2023 में या पता नहीं 23 में शायद, वो किताब मुझे पता नहीं था, आप इस पर क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे घर पर किताब अवेलेबल है, वो हिंदी में किताब है, और वो RSS के किसी बंदे ने लिखी है। उस किताब का मुझे आश्चर्य हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, कि मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन वो किया, विमोचन किया, और उसमें उस वक्त वो उन्होंने BC से किया, मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर, और बाकी और मिनिस्टर थे वो मंच में मौजूद थे उस किताब के विमोचन के समय, और उस किताब की बड़ी तारीफ कर रखी है। उसी किताब में लिखा हुआ है संविधान जो बता रहे हैं कि बाबा का बनाया संविधान 2000 में बनाया, कि 2046 में बनाया। और उस किताब में पूरा अगर किताब को देखेंगे तो किताब का इनडायरेक्ट रूप से कहने की कोशिश उन्होंने कोशिश की है कि संविधान बेकार है, कॉलोनियल संविधान है, ये संविधान अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है। भारतीयों से कहा कि भाई ऐसा संविधान बना दो, 1935 के उससे संविधान सारी चीज़ें लेकर के बना दिया। तो वो मोदी, और उस पर ज़्यादा चर्चा किताब पे होती नहीं है। कुल मिला के ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इनका मकसद क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है? देखो इसका पीछे मकसद ये है कि संविधान को ना मानना। मैं आपको बता दूँ, बाबा साहब को भी ना मानना। संविधान खत्म हो जाएगा तो बाबा साहब भी जो है संविधान लेके चलते हैं, अब तो लोग कहाँ चलेंगे, संविधान दूसरा है नहीं है। अब संविधान मोदी जी ने किसी और ने बना दिया, जैसे बताया संविधान बनाना संभव नहीं है, मेरे हिसाब से संभव नहीं है फिलहाल। तो ये लोग ये चाहते हैं, यही है कि संविधान, देखो आप अगर आप मुझसे पूछें तो संविधान के आज के समय बहुत बड़ा भारी संकट है। आप मुझसे पूछें, मेरे थोड़े विचार डिफरेंट हैं कि हम लोग जो है सिर्फ जाति से रिलेटेड मसला नहीं है, बाकी अगर और भी चीज़ें देखें तो सारी की सारी ऐसी चल रही हैं कि संविधान अगर आप मुझसे पूछें आज भी ताक पर रखा हुआ है। कहाँ माना जा रहा था? बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा, कहीं भी नहीं माना जा रहा। और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि लेके तो घूम रहे हैं, संविधान बदलने से नहीं बदलता, बिना बदले ही बदला जा सकता है, ये मोदी दिखा रहे हैं। बिना संविधान में देखो, अगर आप देखिए ना कि इंदिरा गांधी ने कम से कम इमरजेंसी तो लगाई थी, इमरजेंसी के प्रोविजन संविधान में लिखे हुए हैं। 372 आर्टिकल इसी बात के लिए कि संविधान में इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस में लगाई जा सकती है, तो लगा दी उन्होंने। तो 372, 76 और जो आर्टिकल्स है उसमें लिखा हुआ है
3 तरह की इमरजेंसी लग सकती है, तो इमरजेंसी लगाने की पावर संविधान ही ने सरकार को दे रखी है। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, बिना इमरजेंसी लगाए हो इमरजेंसी ज़्यादा बुरे हाथ कर रखे हैं, ऐसा भी हमारा मानना है। और चल रहा है देश में, और बहुत कुछ मुझे लगता है करने की आवश्यकता है, सभी लोग इकट्ठे होने की आवश्यकता है। और